जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले एक अच्छा सा कोड कि हौसलों की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ भले ही जिंदगी में, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ये प्रकृति का नियम है। कोई अगर युद्ध स्थल में उतरा है तो एक हारता है और एक जीतता है, यानी ये हार और जीत जिंदगी का हिस्सा लगा रहेगा। ऐसे ही हम सभी के जीवन में भी यही सारे होंगे। एग्जाम आप देंगे, हम एग्जाम देंगे, पास होंगे, किसी में फेल होंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आप कभी भी उस लक्ष्य से मुंह ना मोड़ें। आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर काम करते रहें। तो आपको अपने आप से नहीं हारना है, यही इस कोट का मतलब है। यानी आपके हौसले को हमेशा जिंदा रखना है, तभी जाके आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद भी जिंदा रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। स्लाइड नंबर 1 पे दिख रहा है कि सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा में आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इनको क्या किया गया है? जिनेवा में आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पे एक सीएजी पद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी हो जाएंगे। और ये 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको क्या किया गया है? आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुन लिया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में इतना जानना है। आईएलओ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आईएलओ के हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? जो है जिनेवा में हो जाएगा। सीएजी बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिलीपींस के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का स्थान लेने वाले हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना कि जो भारत के सीएजी हैं उनको अब जिनेवा में क्या किया गया है? आईएलओ यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का एक तरीके से क्या बना लिया गया है? बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुन लिया गया है। अब बात आई थी आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो श्रम मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों और सामाजिक सुरक्षा का कार्य करती है। ये एक त्रिपक्षीय निकाय है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा की गई थी। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि वर्साय की जो संधि थी 1919 में, बोला जा रहा है कि उसके द्वारा ही इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? जिनेवा में। ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी मानी जाती है। 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, 1969 में। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो जाता है जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाल ही में इस अब्दुल नजीर जी को, जो कि न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन हो जाएंगे, तो वो आपके एस अब्दुल नजीर जी हो जाएंगे। इन्होंने शपथ ले ली, इनके बारे में जान लेते हैं। नजीर जी ने 23 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। तो ये 24th नंबर के गवर्नर बन गए हैं।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने इन्हें पद की शपथ भी दिलाई है। अब इसमें दो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो जो है राज्यपाल कौन बन गए हैं, एस अब्दुल नजीर जी बन गए हैं। दूसरी बात ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो आपके हो जाते हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। उन्होंने विश्व भूषण हरिचंदन का स्थान लिया, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार दिया गया है। यानी इससे पहले जो राज्यपाल थे वो विश्व भूषण हरिचंदन जी थे। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? एस अब्दुल नजीर जी। वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। तो ये और भी राज्यों के ऐसे रिलेट करके मतलब राज्यपाल बने थे कभी, वो सब इनके विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका हो जाएगा पूर्वी ताजिकिस्तान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें पूर्वी ताजिकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन तजाकिस्तान भी आप समझ लीजिए। या पूर्वी ताजिकिस्तान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है, इसको समझते हैं। बोला गया 23 फरवरी 2023 को। अगर उसके समय अनुसार देखा जाए, सुबह 5:37 पर पूर्वी ताजिकिस्तान में लगभग 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर चीन और अन्य पड़ोसी देशों में भी महसूस किया गया। मतलब यहाँ तक कि चीन और अन्य पड़ोसी देश अपना भारत भी पड़ता है, जिसमें भी इसको एहसास किया गया है। भूकंप ने पहाड़ी गोर्नो-बदख्शन स्वायत्त क्षेत्र को प्रभावित किया, जो इस महीने शुरुआत में घातक हिमस्खलन से प्रभावित हुआ है। तो वहाँ के जो भी एक तरीके से कह सकते हो स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा हिमस्खलन से जो है उन लोगों को प्रभावित किया है इस भूकंप ने। इसका ऊपरी केंद्र चीन के साथ निकटतम सीमा से लगभग 82 किलोमीटर दूर था। तो आपको ये याद रखना है, ये 6.8 तीव्रता का भूकंप जो है किस देश में आया था, तो पूर्वी ताजिकिस्तान में आया हुआ है। कितनी तीव्रता का? 6.8 तीव्रता का। बात आई है तजाकिस्तान की या फिर ताजिकिस्तान की, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है कि जो तजाकिस्तान है, बोला जा रहा है ये मध्य एशिया में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश होने का मतलब ये है कि इसके आसपास कोई भी सागर महासागर नहीं पाया जाता है। मतलब ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और इसकी सीमा अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन से लगती भी है। तो ये इसके पड़ोसी देश हो जाएंगे। 1991 में इसके पतन तक ये सोवियत संघ का हिस्सा माना जाता था। तजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर ही निर्भर है। पामीर पर्वत हो गया, जिसे विश्व की हम लोग क्या कह देते हैं? छत कह देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की जो छत हो जाएगी वो आपका किसे कह देंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा पामीर का पठार या पामीर पर्वत को विश्व की छत कहा जाता है। अगर बात करते हैं तजाकिस्तान की जो है राजधानी क्या हो जाएगी? दुशांबे हो जाएगी। मुद्रा यहाँ की क्या हो जाएगी? ताजिकिस्तानी सोमनी इसकी मुद्रा होगी और राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट खास, ये आपका रूस और यूक्रेन से जो संबंधित जो है प्रस्ताव था उसी से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस को यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, रूस को जो है यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। 23 फरवरी 2023 को एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जो रूस से यूक्रेन के साथ जो शत्रुता चल रही थी उस शत्रुता को समाप्त करना और वहां यूक्रेन में जो भी रूस की सेना है उसको वापस लेने का आह्वान किया गया।
संयुक्त राष्ट्र ने आक्रमण की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर ये कड़ा संदेश दिया था। प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में बेलारूस हो गया, निकारागुआ, मतलब ये सब ऐसे देश जो है प्रस्ताव के खिलाफ थे। रूस हो गया, सीरिया हो गया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और माली, ये सारे देश इसमें शामिल था। मतलब इसमें मतदान कराया गया कि जो है कौन कौन देश इससे सहमत हैं। तो भारत इस मतदान से जो है दूर रहा, यानी कि फिर से जाके भारत इन दोनों के विषय में एक तरीके से उदासीन रहा। उसने भाग ही नहीं लिया, किसी के सपोर्ट में जाने की बात ही नहीं हुई। तो अब ऐसा लगता है कि जो है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध 1 साल से चला आ रहा था, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसा जो है यूएन ने इस एक प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी दे दी है। अब बात आई है यूएन की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर बात करें यूएन की, तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 25 जून 1945 को अपनाया गया और फिर जाके 24 अक्टूबर 1945 को इसे प्रभावी किया गया। एक तरीके से अगर हम माने तो यूएन की जो स्थापना हुई थी वो मेनली 24 अक्टूबर 1945 को ही मानी जाती है। हालांकि इसे अपना तो लिया गया था 25 जून 1945 को, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि कितने अंग हैं, या फिर 4 अंग दे देगा, एक उसमें से अलग होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा प्रमुख अंग नहीं है। तो वो प्रमुख अंग में आपका कौन कौन सा आ सकता है, तो वो भी आप लोगों को जानना आवश्यक हो। तो ये जो प्रमुख 6 अंग हैं उनमें से आपका महासभा हो जाता है, जनरल असेंबली जिसको बोला जाता है। सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक जिसको बोला जाता है, ये भी एक इसका अंग माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे, ये भी इसका एक पार्ट हो जाता है। न्यास परिषद जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं, वो हो जाता है। और एक जो है सचिवालय यानी सेक्रेटरिस्ट हो जाता है। तो ये आपके जो है 6 इसके प्रमुख अंग माने गए हैं। रही बात अगर इनकी भाषाओं के बारे में, तो अरबी हो गई, चीनी हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गया, रूसी, स्पेनिश, ये इसकी 6 प्रमुख भाषाएं भी हो जाती हैं। स्थापना बता ही दिया, मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और इसके साथ साथ एंटोनियो गुटेरेस जी इसके महासचिव हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए यूएन में टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो आपको बताना 193 इसके जो है सदस्य देश हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि जो है क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक दे दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि इसको क्या किया गया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए सेबी की अंतिम मंजूरी मिल गई है। किसकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको ये याद रखना है, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपको याद रखना है। इसने क्या किया है, इसको जो है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी तो दिसंबर 2022 में ही मिल गई थी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार पहली बार केंद्रीय बजट 2019-20 में रखा गया था।
अब ये क्यों सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार रखा गया था? ताकि जो भी धर्मार्थ ट्रस्ट हैं और जो भी गैर लाभकारी संगठन हैं, इनको सामाजिक गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को भी धन के लिए पूंजी बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। यानी कि जो भी धर्म के लिए काम करने वाले ट्रस्ट हैं, जो भी गैर लाभकारी संगठन हैं, जो सामाजिक गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को क्या करते, धन के लिए इनको इधर उधर कहीं भटकना न पड़े, पूंजी बाजार तक ये आसानी से पहुंच सके। तो इसलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी की क्या की गई है, अंतिम मंजूरी मिल गई है। बात आई है सेबी की, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है और बाजार नियामक है। ये भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। ये 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया था और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां भी दे दी गई थी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसे स्थापित 1988 में किया गया था, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको 1992 के अधिनियम के माध्यम से शक्तियां प्रदान की गई थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि माधुरीपुरी बुच, जो कि इनको 2022 में इसका अध्यक्ष बनाया गया था और ये जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है माधुरीपुरी बुच जी। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एमपी लैट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी जो भी आपके सांसद होते हैं उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है, पॉइंट दिया गया है। एमपी लैट्स योजना के लिए सरकार ने मानदंडों में संशोधन किया है। एमपी लैट्स एक क्या है, जो है एक तरीके का कह सकते हो एक योजना है, और ये योजना क्या होती है हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन न्यूज़ क्या है उससे संबंधित बात कर लेते हैं। तो एमपी लैट्स योजना में क्या किया है, सरकार ने इसमें संशोधन किया हुआ है और सरकार ने संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये हिंदी में इसका नाम हो जाएगा संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2023 के सदस्यों के लिए संशोधन भी कर दिया है। संशोधित नियम सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाएंगे। मतलब ये जो नियम है वो इसमें ये बताया गया है कि जो भी सांसद का निर्वाचित क्षेत्र होगा वो अपनी आवश्यकता अनुसार, वहाँ की आवश्यकता अनुसार विकास कार्यों की सिफारिश कर सकेगा। योजना के तहत धन प्रवाह को ट्रैक करने के लिए एक नई वेबसाइट का भी अनावरण किया गया। यानी कि चलिए विकास तो होगा, लेकिन पता चला कि जो है वहाँ से फंड लेने के बाद विकास के नाम पर जो है कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, धन प्रवाह को ट्रैक भी किया है कि आपने वो धन कहाँ पे लगाया है, इसके लिए नई वेबसाइट का भी अनावरण कर दिया है। कोविड-19 के दौरान इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे 10 नवंबर 1900 जो है 2021 से इसे फिर से जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। बात आती है एमपी लैट्स यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र जो है विकास योजना। एमपी का मतलब तो हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा कब की जाती है, 1993 में की गई थी। ये सांसदों को टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में भी सक्षम बनाती है। सांसद जिला प्राधिकरण को काम की सलाह देते जो परियोजना को क्रियान्वित करता है। तो ये ऐसा हो जाता है, मतलब सांसद क्या करेगा, जिला प्राधिकरण को उस काम को करने की सलाह देगा, तब जाके वो इसी परियोजना के माध्यम से वो क्रियान्वित करेगा। सांसदों को हर साल 2.5 करोड़ की 2 किस्तें यानी टोटल कितना 5 करोड़ रुपए जो है इनको मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मतलब अब जाके इनको जो है कितना
फंड मिलता है 5 करोड़ रुपए। एमपी लैट्स के अंतर्गत यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत निधियां गत होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है एक तरीके से कि इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1993। आपने ये तो समझा ये किस लिए जो है योजना स्टार्ट की गई थी और सांसदों को जो है कितना फंड मिलता है, ये सारी बातें जो है इसमें हम लोगों ने जाना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।